पहले तो मैं डॉक्टर सुनील सर का थैंक्स बोलूँगा कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी। पहले मैं आई थिंक सेकंड स्लाइड पहले बताता हूँ, फिर फर्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो मेरा मोटिवेशन क्या है? मैं बनारस का रहने वाला हूँ और मैं 94 बैच से मैंने आईएएस ज्वाइन किया। मैं 30 साल पिछले 30 साल में आंध्र प्रदेश में रहा। आंध्र प्रदेश के बहुत सारे बच्चों से मैं मिलते थे, करियर गाइडेंस लेते थे कि क्या करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और मुझे जो सर ने बताया है कि 4 ग्रुप के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। एक है जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक है जो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक है वो स्टाफ सर्विस कलेक्शन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और फोर्थ है जो कि टीचर्स ट्रेनिंग की जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी फॉर टीचर्स है। तो जो टॉक है वो जेनरिक टॉक है, कॉमन टॉक है। आप जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आप सोच सकते हैं, उसको ध्यान में रख के उस टॉक को समझिएगा। तो मैं बहुत सारे बच्चों को आंध्र प्रदेश में के बच्चों मेरे पास आते थे, उनको मैं एस्पिरेंट्स आते थे, कैंडिडेट्स, उनको बताता था। तो जब मैंने 30 सितंबर को मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, मैं बनारस का रहने वाला, तो मैंने सोचा कि मैंने बहुत सारे बच्चे आंध्र प्रदेश के बच्चों को तो बहुत बताया, जो मेरी कर्म भूमि में बच्चे थे, उस कर्म भूमि के बहुत सारे बच्चों को मैंने गाइडेंस किया, फिर वो डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज में भी आए। बट मेरी जो जन्मभूमि है वहां के बच्चों को मैंने कितना बताया, क्योंकि मैं ज्यादा आता नहीं था। जब मैं 2004 मैं 1994 में जब मैं आईएएस में गया, उसके बाद से मैं शायद बनारस मैंने 30 साल में शायद 6 या 7 नाइट्स मैंने होल्ड किए होंगे। मैं लगता था कि एक दिन छूट जाएगा तो ये हो जाएगा, और ऑल दैट जो होता है जैसे प्रिपरेशन के समय में होता है, तो उस तरीके से तो मैं ज्यादा दिन यहाँ रहा नहीं। पर अब क्योंकि मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बनारस में के बच्चों को भी बताऊं। तो पहली बात, मैंने जाके सबसे पहले मेरे कॉलेज के सीनियर हैं जो अभी वाइस चांसलर हैं बीएचयू के, तो मैंने सुधीर सर को बोला कि मुझे लगता है कि मुझे जहाँ जो मेरी जन्मभूमि है वहाँ के बच्चों को भी गाइडेंस देनी चाहिए। ये आई थिंक मेरा कहीं ना कहीं मेरा ये कर्तव्य है। तो फिर उन्होंने मेरी एक टॉक बीएचयू में लगाई थी। ये जब पिछली बार, मैं हर एक वीक आता हूँ मैं यहाँ पर, तो मैं 1 महीने पहले जब आया था, तो मेरे स्वतंत्रता भवन ऐसे कोई भवन है, तो उसमें मैंने टॉक दी। तो मुझे जो उससे लगा, वहाँ के रिसेप्शन से लगा, तो मुझे लगा कि मुझे और बच्चों को बताना चाहिए, क्योंकि मुझे वहां लगा कि बीएचयू में जो बच्चे थे वो शायद बनारस के कम थे और सराउंडिंग जगह के ज्यादा थे। तो मैं कहा वो तो ठीक है, बट मेरा मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनारस के बच्चों, क्योंकि दैट इज माई बर्थ प्लेस, दैट इज माई प्लेस जहाँ मेरे पेरेंट्स सेटल्ड हैं। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है, ये मेरा मोटिवेशन है। और मैंने बोला सर को, मैंने रिक्वेस्ट की है कि मैं अपना 1 घंटा जब बच्चों के साथ यहाँ बिता रहा हूँ, तो उसका एंड में मुझे सारे बच्चों के साथ एक ग्रुप फोटो भी डालें, जिससे कि मैं इंस्टाग्राम में मैं अपने इंस्टाग्राम में भी उनके फोटो को डालूं। मुझे भी उससे मोटिवेशन मिलेगा कि मैंने अपने जन्मभूमि के बच्चों के साथ कुछ मैंने वो टाइम स्पेंड किया। तो जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है, जो भी बच्चे मैंने 30 साल में देखा जो प्रिपेयर करते थे, मेरे पास आते थे, तो मुझसे सब एक ही क्वेश्चन पूछते थे। चाहे वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, चाहे वो स्टाफ सर्विस कमीशन की, चाहे वो टीचर, हमारे आंध्र प्रदेश में उसको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी बोलते हैं, डीएससी। तो यूपीएससी, स्टेट पीएससी, पीसीएस एंड देन डीएससी बोलते हैं। या जो डीएससी के, वो यही बोलते थे कि सर इतना टफ कंपटीशन हो गया है, 8 लाख बच्चे यूपीएससी का एग्जाम लिखते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस का एग्जाम भी करीब 3-4 लाख बच्चे लिखते हैं, और सेम यहाँ स्टेट में भी होगा, हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश में भी वैसे ही था। 4 से 5 लाख बच्चे टीचर्स रिक्रूटमेंट का एग्जाम भी लिखते थे। तो सब जो आते थे वो मुझसे ये पूछते थे कि मैं इतना टफ कंपटीशन हो गया है, मैंने तो कोई आईआईटी से तैयारी नहीं की, मैं पढ़ाई नहीं की है, मैंने कोई आईएम से पढ़ाई नहीं की है, मैंने कोई एनआईटी से पढ़ाई नहीं की है, मैंने कोई एम्स से पढ़ाई नहीं की है, नेशनल लॉ स्कूल से पढ़ाई नहीं की है, मैंने तो एक नॉर्मल डिग्री कॉलेज से पढ़ाई की है, और डिग्री कॉलेज में भी मैं टॉपर नहीं था, मैं तो एवरेज स्टूडेंट था। तो अब क्या इतना टफ कंपटीशन हो रहा है, तो क्या मैं मेरा होगा, क्या मेरा होगा? मैं प्रिपरेशन तो शुरू कर रहा हूं सर, पर क्या मेरा होगा? ये क्वेश्चन बहुत लोग मेरे से पूछते थे। तो मैंने सोचा कि मैं इसी टॉपिक के ऊपर मैं बताऊं कि मैंने क्या 30 साल में ऑब्जर्व किया,
और मैंने क्या 30 साल में देखा कि किसका होता है किसका नहीं होता है, और होने का मंत्र क्या है, क्या करूं तो मेरा हो जाएगा। तो ऐसा मैं क्यों बोलता हूं? और मेरा ये कहना है कि चाहे आपका कोई भी बैकग्राउंड रहा हो, 10th 40%, 12th 40%, ग्रेजुएशन 40%, तभी भी आपका एसएससी नहीं, आपका यूपीएससी आईएएस में भी हो सकता है। 10th में 45%, 12th में 45%, ग्रेजुएशन में 2-3 बैक, तभी भी आपका हो सकता है। तो क्या करें? क्या वो मंत्र है? एक वो मंत्र है जो मैं बताता हूं, मैंने बताया है लोगों को, और जिन्होंने ये मंत्र फॉलो किया है उन सबका हुआ है। मैं ये नहीं बोलता कि इसके अलावा नहीं हो सकता, कोई और तरीका नहीं है। हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पूछते हैं कि कोई हम 5 डॉक्टर के पास जाएंगे, 5 डिफरेंट टाइप के मेडिसिन देंगे, तो पांचों मेडिसिन से ठीक हो जाता है। ये कहना कि एक ही मेडिसिन से ठीक होता है, वो सच नहीं है। मैं ये बोलूं कि मेरा ही मंत्र से सबका होगा, ये सच नहीं है। बहुत सारे मंत्र हैं, बट मेरे मंत्र में मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैंने जो चीज बोली, जिन लोगों ने फॉलो की, सबका हुआ है। अगर जो फॉलो करेगा, उसका जो लक्ष्य है ग्रेजुएशन के बाद, वो जरूर पूरा होगा। और ऐसा मैं क्यों बोलता हूं? ऐसा मैं क्यों बोलता हूं? जब मैं कॉलेज में था, तो हमारे कॉलेज में मैंने देखा, मेरे से 5 साल सीनियर, 5 साल जूनियर, 10 साल के बच्चों को मैंने देखा। और अगर हम सब ये 10 साल के बच्चों के ग्रेजुएशन के मार्क्स को 4 ग्रुप में बांटें, ग्रुप ए बी सी डी, यानी कि जो कि फॉर एग्जांपल अगर उनको हम 4 ग्रुप में बांटें, ग्रुप ए जो कि 75 से 100% मार्क्स लाए थे, ग्रुप बी 50 टू 75, 25 टू और 0 टू 5 मार्क्स ने, इनको रैंक्स में अगर बांटे ऐसे चारों में, और देखें कि अगर अगर सोचो कि जिन्होंने इन सब ने डिसाइड किया कि जो मेरे थे करीब 100 या 200 लोग हम लोग लिख रहे थे प्रिपरेशन, मेरे बैच के प्लस माइनस 5-10 ईयर को मिला के, तो माइंड ये बोलेगा कि जो सबसे पढ़ने में तेज थे, जो 75 से 100% में ग्रुप में थे, वो ग्रुप 1 था, ग्रुप 2 था, ग्रुप 3 था और ग्रुप 4 था। तो जो ग्रुप 1 वाले बच्चे थे, शायद उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में होना चाहिए था, ऐसा माइंड में लगेगा कि वो पढ़ने में सबसे तेज थे। पर जब हमने देखा रिजल्ट 10 साल के बाद, जब हमने देखा सारे बच्चों का जिनका जिनका इनका हुआ, तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट में इस वाले ग्रुप से भी कुछ बच्चों का हुआ, इस वाले ग्रुप से भी हुआ, इस वाले ग्रुप से भी हुआ, इस वाले ग्रुप से भी हुआ। सेकेंड अटेम्प्ट में इस वाले ग्रुप से भी कुछ बच्चों का हुआ, इस वाले ग्रुप से भी हुआ, इस वाले ग्रुप से भी हुआ, इस वाले ग्रुप से भी हुआ। थर्ड अटेम्प्ट में भी इस ग्रुप से हुआ, कुछ बच्चों का इस ग्रुप से, कुछ बच्चों का कुछ बच्चों का। फोर्थ अटेम्प्ट में भी कुछ फर्स्ट ग्रुप वाले बच्चे थे, इनका फोर्थ अटेम्प्ट में हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ, थर्ड अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ। और यहां से भी कुछ बच्चे थे, यहां से भी कुछ बच्चे थे, यहां से भी कुछ बच्चे थे, यानी कुछ बच्चे जो लास्ट 25% में थे, उनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो हमारी एकेडमिक जर्नी ग्रेजुएशन तक है, उसका ग्रेजुएशन के बाद के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कोई कोरिलेशन नहीं है। ये एक दूसरी दुनिया है, एक दूसरी जर्नी है। ये क्लास 1 से लेके ग्रेजुएशन तक की एक जर्नी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सीड होने की एक अलग जर्नी। ये एक नया नई जर्नी है, एक नया नए उस पे हम चल रहे हैं, डेस्टिनेशन की तरफ चल रहे हैं। तो ये तो डेटा में, और ये मैंने फिर बार बार 10-10 साल के डेटा, 10 साल के डेटा, 10 साल के डेटा डाल के देखा, 330 साल के डेटा डाल के देखा, वहां भी यही रिजल्ट आया। तो ये तो एक बहुत डेटा है। दूसरा देखते हैं कि इसके बाद क्या हम उसको केस स्टडी के रूप में देख सकते हैं? अगर हम केस स्टडी के रूप में देखें, तो आप मेरे को बताइए कि क्या आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन इन बच्चों के साथ, इन बच्चों से रिलेशन में, क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपका इससे बराबर है या बेटर है? ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा। पहला केस है मुत्याल राजू। मुत्याल राजू 2007 बैच में, इंग्लिश मीडियम पढ़ाई नहीं की, तेलुगु मीडियम में पढ़ाई की। तेलुगु मीडियम में पढ़ाई करने के बाद
क्लास 10th पास होने के बाद जनरली इंडिया में जो बच्चे एकेडमिकली जिनको बोला जाता है कि अच्छे जर्नी पे हैं, अच्छे डायरेक्शन में है, वो क्लास 10th के बाद 11th 12th करते हैं, पीसीएम लेते हैं, बायोलॉजी लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, आर्ट्स में कुछ करते हैं। इसने 10th के बाद इसने 11th 12th नहीं किया, ये 10th करने के बाद ये पॉलिटेक्निक करने चला गया। पॉलिटेक्निक की इसने 3 साल पॉलिटेक्निक की, वहां पर रह के एक 11 पॉलिटेक्निक की। पॉलिटेक्निक करने के बाद इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखने थे। लोगों ने बोला कि तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं ले सकते क्योंकि तुम्हें डिप्लोमा हो, डिप्लोमा का डिग्री से इक्वलेंस नहीं होता, तुमको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तुमको इवनिंग क्लासेस करनी पड़ेंगी। तो इसने इवनिंग क्लासेस करके इसने डिग्री में कन्वर्ट किया। क्या आपकी ग्रेजुएशन तक की जर्नी इससे खराब है? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने 11 12 नहीं किया है? शायद आप में से ज्यादा लोगों ने 11 12 किया होगा। हा? इसमें इसने तो नहीं किया, इसने 10th के बाद पॉलिटेक्निक किया और फिर इवनिंग क्लासेस करके ग्रेजुएशन किया। और 2007 में इसकी यूपीएससी में रैंक क्या आई? इसकी रैंक आई फर्स्ट, ऑल इंडिया फर्स्ट। इससे ऊपर कोई रैंक ही नहीं हो सकती। फर्स्ट रैंक, ऑल इंडिया 1। यानी कि कोई बच्चा 10th करने के बाद पॉलिटेक्निक करके इवनिंग क्लासेस करके फर्स्ट रैंक ला सकता है यूपीएससी में। तो फिर यूपीएससी, और हम बात कर रहे हैं स्टेट पीएससी, एंड देन उसके बाद हम बात कर रहे हैं एसएससी, उसके बाद हम बात कर रहे हैं टीचर सिलेक्शन। दूसरा केस अगर हम देखें तो